नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हिंदी हिंदी का शिक्षण शास्त्र। और हम लोग हमारी जो इकाई चल रही थी उसके अंतर्गत आज बात करेंगे भाषा के नियम संचालित व्यवस्था के भाषा नियम संचालित व्यवस्था के रूप में। मतलब कि भाषा है, सभी को पता है कि भाषा नियमों से चलती है और भाषा का नियम क्या है, वो है व्याकरण। क्योंकि अगर ये भाषा नियमों में बंधी नहीं होगी तो जो हमें ये कहे कि हम शुद्ध रूप से अवगत कभी नहीं हो पाएंगे। इसीलिए सभी कार्य करने के लिए नियम होते हैं, वही भाषा के संचालन हेतु भी नियमों की आवश्यकता होती है। भाषा अपने व्यापक भाषा अपने व्यापक रूप से नियमों को समाहित किए है, व्यापक रूप से नियमों को समाहित किए है। इसलिए भाषा को नियम संचालित व्यवस्था के रूप में माना जाता है। भाषा के नियमों को ही व्याकरण के नाम से जाना जाता है। भाषा के नियमों को ही व्याकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। भाषा में व्याकरण के स्थान, आवश्यकता, महत्व। भाषा में व्याकरण के स्थान के व्याकरण का क्या स्थान है, उसकी आवश्यकता, महत्व को निर्धारित करने के लिए हम यह कह सकते हैं क्या भाषा के अगर महत्व स्थान की बात की जाए कि व्याकरण का भाषा के अंतर्गत क्या स्थान है, क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है, तो उसमें तीन बातें हमारे सामने आती है। तो वो कौन सी बातें? पहली है व्याकरण भाषा को विकृति से बचाता है। व्याकरण है वो भाषा को विकृति से बचाता है। दूसरी बात मेरे सामने क्या आती है? व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को सुरक्षित रखता है। तीसरी बात, व्याकरण भाषा में स्थायित्व लाता है। देखिए, अगर नियमों की बात करें, नियम से संचालित व्यवस्था के रूप में भाषा, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, नियमों में संचालित व्यवस्था के रूप में ही भाषा है, क्योंकि व्याकरण नहीं होने पर भाषा में विकृति आ सकती है। इसके अलावा भाषा का जो शुद्ध रूप है वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रहेगा अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात, जो भाषा का स्थायित्व है, स्थायी रूप है, कि स्थायी रूप में जिस रूप में भाषा को ग्रहण कर रहे हैं वो स्थायित्व बना नहीं रहेगा। इसके अलावा जो
इस व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हम लोग अगर व्याकरणिक कोटि के अंतर्गत देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि व्याकरण है, भाषा है, भाषा के अंदर व्याकरण निहित है। अब व्याकरण के अंदर सबसे पहली कोटि पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं ध्वनि, या पहला है ध्वनि और वर्ण। ध्वनि और वर्ण की बात कर रहे हैं तो ध्वनि और वर्ण क्या है, भाषा के अंतर्गत इनका क्या स्थान है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ध्वनि भाषा संगठन की, ध्वनि भाषा संगठन की, भाषा संगठन की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। अर्थपूर्ण ध्वनि ही, अर्थपूर्ण ध्वनि ही सार्थक होती है, अर्थपूर्ण ध्वनि ही सार्थक होती है। जैसे अ, क, च, र, ये ध्वनियाँ तो है, परंतु हाँ, ना, कमल शब्दों में ये अ, क, च ये ध्वनियां तो है, लेकिन ये क्या है, अर्थहीन है। अब अ बोल रहा है कोई व्यक्ति तो उससे कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, क बोल रहा है तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, च बोल रहा है तो कोई अर्थ नहीं है, और र केवल बोल रहा है तो अर्थ नहीं है। लेकिन हाँ बोलने से हम लोग अर्थ निकाल सकते हैं कि वो स्वीकृति दे रहा है इंसान, ना बोलने से हम लोग अंदाज लगा रहे हैं कि वो ना बोल रहा है। कमल है जो कि नाम या फूल के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो ऐसे सार्थक, इनसे पता चलता है कि ऐसे सार्थक ध्वनि समूह ही शब्द कहलाते हैं। ऐसे सार्थक ध्वनि समूह ही शब्द कहलाते हैं। शब्द का आधार ध्वनि के साथ वर्णाक्षर होते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है। और ध्वनियों का समूह है वो सार्थक शब्दों को की ओर इंगित करता है। अब हम वर्णाक्षरों की बात करते हैं कि वर्णाक्षर किसे कहते हैं। ध्वनि के अंतर्गत ही है वर्णाक्षर। वर्णाक्षर भाषा की सबसे मौलिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। वह ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। जैसे हलंत लगा हुआ है इसलिए इसका खंड नहीं किया जाता, और अगर हलंत नहीं है तो ये इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो क है, ख है, ग है, घ है, ये सारे हलंत वाले चिन्ह है। ठीक है, अब एक हम भाषा संगठन की बात करते हैं। भाषा का संगठित रूप है वो किस प्रकार है, भाषा का संगठन कैसे हुआ है। तो भाषा का संगठन के अंतर्गत सर्वप्रथम हम ध्वनि और वर्ण को समझते हैं। उसके बाद आता है
शब्द, वाक्य और उससे बनती है भाषा। ठीक है, ये इसका संगठित रूप है। ठीक है, तो अब अपने गृहकारी प्रश्न को लिखिए। आज हम लोगों ने जो बात की है व्याकरणिक गृहकारी के रूप में आप लिखेंगे भाषा नियम संचालित व्यवस्था के रूप में है, बताएं कैसे। ध्वनि और वर्ण से क्या तात्पर्य है? ध्वनि और वर्ण से क्या तात्पर्य है? अब ये गृहकारी प्रश्न दो आप लघुतात्मक प्रश्न के उत्तर के रूप में लिखकर लाएंगे। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस रहें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।